में इंटरनली भी हो सकता है। राइट सर, जी पॉइंट टेकन। कर्नल हिमांशी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह के पॉइंट्स बताए हैं एम्बेसडर साहब ने, और काजमी साहब भी कह रहे हैं और संजीव सर भी कह रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ जंग के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका ने अब तक जितनी भी जंगें खुद से इनिशिएट की हैं, चाहे आप यमन की बात करिए, सीरिया की बात करिए, और भी मुल्कों में, मुख्तलिफ मुल्कों में वो रहे हैं, उनके साथ नेटो अफगानिस्तान में इतने वक्त तक रहा है, तो अब ईरान को लेकर जो नैरेटिव ट्रंप का है वो तो बदलने वाला नहीं है। ये दुनिया जानती है कि वंस ही डिसाइडेड समथिंग, वो डिले होगा लेकिन एग्जीक्यूशन उसका होता है, वो एग्जीक्यूट होता जरूर है। और अम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, और ईरान को जबरन सेट किया गया है, उनको जबरन मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए ईरान ने कभी मना नहीं किया था, तो ईरान की तरफ से कोई इनिशिएशन दिख तो नहीं रहा। पिछले 1 महीने से मैंने तो नहीं देखा कि ईरान ने कोई बयान जारी कर ये कहा हो कि हम अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज मीडिएशन करें। आप ऐसा बयानों से ऐसा लग रहा है कि आप जंग को भड़काना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं हाथ काट दिया जाएगा, इस बार तो ट्रंप बच गए, अगली बार निशाना बिल्कुल सटीक होगा। आपके मीडिया नैरेटिव तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे आप अमेरिका को, अगर ट्रंप आपको मिल जाए तो आप उन्हें खा जाओ। तो वॉर एस्केलेशन के लिए तो जो माहौल बनना चाहिए, जो गर्मी होनी चाहिए, वो तो दोनों मुल्कों की तरफ से बढ़ी रही है। मैम। अमित जी, मैं गोयल साहब की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी और थोड़ा आपको 75 साल पीछे ले जाऊंगी। देखिए 1953 में हम्म। जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे डी आइजनहावर, हम्म। तो पहली बार ईरान में जो सेटअप हुए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट, हम्म। उनके लिए एनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने ही दिया था। तो कहीं ना कहीं ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में इनका ही हाथ है। अब वो कहते हैं ना कि आपने एक बीज डाला, वो भस्मासुर बन गया। तो अब वो भस्मासुर इनको डरा रहा है। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी चीजें, अमेरिका ने जो कुछ पहले गलतियां की थी, और जब 1979 में जब वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ, उस सत्ता के परिवर्तन के बाद में ईरान के और अमेरिका के संबंधों में तलखी आई, क्योंकि जो वहां पे पहले खुमैनी थे, उसके बाद खामेनेई आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को मानने से मना कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जाने वाला 30% जो तेल है वो जल डमरू मध्य से होके जाता है। तो ईरान को अपनी पावर पता है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके पास क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके पास मैंने कहा जैसे पहले ड्रोन की पावर है, उसके पास काफी सारा मलेशिया है। तो ईरान कमजोर नहीं है। अब जब ईरान कमजोर नहीं है, और ट्रंप साहब को हम जानते हैं कि वो अपनी जो बातों का दम है, उनके बातों का तापमान पूरे विश्व की गर्मी बढ़ा रहा है, सिर्फ यहाँ की नहीं, वो उन्होंने ग्रीनलैंड की बर्फ भी पिघला दी अपनी बातों की गर्मी से। तो जब दो गर्म मिजाज वाले लोग मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अपनी बातों के जो दम्भ है उसको आगे ले जाना वो बहुत जरूरी होता है। कि उनके लिए जो दुनिया है वो मैटर नहीं कर रही है, इन दोनों के लिए लोगों का मरना मैटर नहीं कर रहा है। आप देखिए, अगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो वो भले ही चाहते हैं कि उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दे दिया जाए, लेकिन उनकी हरकतें पूरे विश्व में अफरा तफरी मचाने वाली हैं। और बहुत तरीके से वो कोशिश करते हैं कि उनका डायरेक्ट पावर पूरे देश पे रहे, पूरे विश्व पे रहे। और वही हालत जो है ईरान में है। खामेनेई जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित नेता है। देखिए, भले ही वहां पर काफी इस तरह का बवाल चल रहा हो, बवाल इनका देखिए शुरू हुआ था मार्केट से। जब लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, यूजुअली हम देखते हैं, बाकी हमने कहीं पे भी देखा है, तो बवाल जो देश में शुरू होता है या विरोध शुरू होता है वो यूनिवर्सिटीज से होता है, यंग बच्चे शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बवाल शुरू हुआ था वो एक्चुअली रोटी की वजह से हुआ था, कि मार्केट में लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। लोगों का ये कहना है कि जो पानी हमें पीने के लिए मिलना चाहिए, उससे आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं। जो रोटी हमें मिलनी चाहिए, उस जगह पे आप इस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं, और आप हथियार बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों के भीतर गुस्सा है, बहुत तेज है। लेकिन ईरान के पास में आईआरजीसी है, इनके पास में अपनी मिसाइलें हैं। तो कहीं ना कहीं जो टकराव है वो बहुत ज्यादा अभिमान का टकराव है। इन लोगों को जमीन पे क्या हो रहा है, आम जनता किस तरह से इससे अफेक्टेड होगी, या विश्व में तेल की कीमतों में क्या उछाल आएगा, या विश्व में सप्लाई चेन पे क्या असर पड़ेगा, इन दोनों ही दम्भी लोगों को इसकी नहीं पड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भले ही ईरान कहता है कि हमने रास्ता बंद नहीं किया, लेकिन चाहे आप इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए या विश्व को दिखाने के लिए जब इस तरह की बातें करते हैं, तो हमें पता है कि सामने वाले का भी एटीट्यूड कैसा है, तो वो बातें सफल नहीं होती हैं। पहले भी देखिए, जब इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया था राइजिंग लाइन का, तो बातचीत की कोशिश जारी थी। लेकिन इजराइल ने क्या किया, उन्होंने अटैक करके इनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, इनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। तो अगर ईरान अपनी तरफ से कोशिश भी करता है, तो उसकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाता है।
वो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। अभी भी कोशिशें जारी हैं। देखिए, दोनों जी ही कंट्रीज युद्ध में नहीं कूदना चाहती है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इनके हालात ईरान के इसलिए अलाउ नहीं करते कि उसकी जो अंदर की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब है। हम माने या ना माने, जिससे मैंने कहा कि बाजार से वहां पे पूरा बवाल बगावत शुरू हुई है। और अमेरिका को भी पूरे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं इंक्लूडिंग इजराइल, वो नहीं चाहता है कि आप युद्ध में कूदें, क्योंकि इस युद्ध से पूरी विश्व व्यवस्था पे और अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। तो राइट मैम। दोनों संयम बरतेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इस तरह का युद्ध होगा। अगर युद्ध होता है तो बहुत सटीक होगा और कम समय के लिए होगा। काज़मी साहब, जैसा कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं, संजीव सर की भी बात आपने सुनी, एम्बेसडर गोयल कह रहे हैं कि ईरान की सारी गलती नहीं है। मेरा सवाल काज़मी साहब ये है कि अगर अमेरिका तो चाहता ही है कि ईरान बात ना करे, अमेरिका तो चाहता है कि ईरान की एक छवि ऐसी दिखाई जाए दुनिया में कि वो दुनिया का सबसे खराब मुल्क है, वो पूरी पूरी दुनिया का दुश्मन है, वहां पर आतंकवादी पनप रहे हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरनाक है। अमेरिका यही नैरेटिव तो दिखा रहा है दुनिया में कि ईरान पर हमला करने के पीछे की वजह कि भाई वो बातचीत नहीं करने को तैयार है और उनका जो यूरेनियम प्रोग्राम है या जो उनका एटॉमिक प्रोग्राम है वो बहुत डाइसी है, वो संदेह के घेरे में है। तो क्यों नहीं ईरान इनिशिएट करता है? उनके साथ जॉर्डन है, सऊदी है, कतर जैसे मुल्क उसके साथ खड़े हैं, वो क्यों नहीं मीडिएशन के लिए कहता है इनको? वो बात करे। जो देश हमला रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं वो देश बातचीत भी तो करा सकते हैं। अगर यूक्रेन और रशिया बात कर सकते हैं सर, तो ईरान और अमेरिका बात क्यों नहीं कर सकते? इन मुल्कों को तो इनिशिएट कराना चाहिए ना। अगर ईरान चाहे, खामनेई चाहे, तो क्यों नहीं बात हो सकती है? ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा, और मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी मुल्क को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। हर मिनट बयान बदले जाते हैं। उधर बातचीत होने वाली थी जून में, दूसरे दिन एक दिन पहले हमला कर दिया गया। किस पर भरोसा करें? दूसरी बात, अब से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, अमेरिका यूनिलैटरली अलग हो गया। जो ये वो एग्रीमेंट था जो यूनाइटेड नेशन में भी बाकायदा पारित हुआ था। उससे अमेरिका बाहर निकल जाता है, पूरी दुनिया खामोशी से देखती रही। तो किस पर भरोसा करें? तीसरी बात, आयतुल्लाह खामेनी ये कहते हैं और वहां की सरकार ये कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत का नतीजा आपने पहले तय कर रखा है और हमें ड्रामे के लिए मेज पर बैठना है, तो हम ऐसी मेज पर नहीं बैठेंगे जिसका नतीजा आप पहले से तय कर चुके हैं। तो जब इतने झूठ, इतने फरेब, इतना इजराइल के न्यूक्लियर बमों के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, अमेरिका के पास खुद न्यूक्लियर बम है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। वो अगर पीसफुल वो कर रहे हैं, एनरिचमेंट कर रहा है, और 3.67 से 60% पर जो पहुंचा है ईरान, वो अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के बाद पहुंचा है। इसका जिम्मेदार खुद अमेरिका है। तो ऐसे में जब भरोसा ही नहीं रहा तो बात किससे करें? काजी साहब, पॉइंट टेकन। तो एक भरोसे वाली बात जरूर है। संजीव सर, एक मसला अमेरिका के साथ तो ये है, पिछली बार वो बातचीत करने को तैयार थे ईरान से और अगले दिन B2 बॉम्बर पहुंच के वहां पर हमला कर देता है। संजीव जी के पास मैं जाऊंगा। एम्बेसडर गोयल, ये एग्जाम्पल एक है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं हफ्ते भर का वक्त हम दे रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन तभी अचानक दूसरे दिन B2 बॉम्बर आपके पास पहुंच के वहां पर हमला कर देता है। आप एक अलग तरह का नैरेटिव दुनिया में फैला रहे हैं, ईरान को लेकर, इराक को लेकर, सीरिया को लेकर, यमन को लेकर। तो ये जो नैरेटिव्स हैं, ये कोई बाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या अमेरिका सच में इतना बेलगाम घोड़ा है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर से भी कंट्रोल में नहीं होगा, अगर मीडिएशन करें देश मिलकर तो भी कंट्रोल नहीं होगा? आपको लगता है कि ये जो घोड़ा दौड़ा है ये सबको रौंदता हुआ निकल जाएगा? एम्बेसडर गोयल, वो म्यूटेड हैं सर। आप शायद म्यूट पर हैं सर। जी, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि विदेशी मामलों में ये हिसाब रखना कि कोई किसके भरोसे का है, किसी के भरोसे का नहीं है, या किसकी आदत क्या है, बेलगाम घोड़ा है क्या है, इन बातों का मतलब निकलता नहीं है। हम चाहे वो भारत हो या चीन हो या अमेरिका हो, रशिया हो या सोवियत यूनियन हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली सबसे ऊपरी चीज तो उनके लिए अपने जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो है ना, उसके मुताबिक काम करेंगे। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो अभी जो बातचीत का मतलब इसलिए नहीं निकलता है कि अमेरिका के लिए द ओनली आउटकम दे वांट इज कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दे। जी, ईरान वो करने के लिए तैयार नहीं होगा।
तो बातचीत किस मुद्दे पर होगी? अब ये ईरान तो इस बात पर तो बातचीत नहीं करेगा ना कि आप खमेनी साहब को हटाइए या किसी और को पावर में लाइए, उस तो बातचीत होगी नहीं। बातचीत का बहाना है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दीजिए, वो होगा नहीं। और जब तक, मेरा ख्याल है कि जब तक कि ईरान और अमेरिका की एक दूसरे के बारे में ही कोई राय नहीं बदलेगी, तो बातचीत होना बहुत मुश्किल है। और अगर बातचीत हो भी गई, उस बातचीत से कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो हमें लंबे अरसे तक जो सिचुएशन है, स्टेटस को, ये ऐसे ही देखना पड़ेगा। वो लंबा अरसा कब तक चलेगा कि या तो डोनाल्ड ट्रंप बदल जाए या ईरान में जो रिजीम है उसमें चेंज आ जाए। तो ये कब तक होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। संजीव सर, कैन यू हियर मी सर? आपको आवाज आ रही है मेरी, संजीव सर? यस, आई कैन। संजीव सर, एक सवाल ये जो मैं मेजर साहब से कह रहा था कि ना तो ट्रंप बदलने वाले हैं, ना तो खामनेई साहब अपनी जिद छोड़ेंगे, क्योंकि ईरान का जीने का, सोचने का, बोलने का, चलने का जो सलीका तरीका है वो डिफरेंट है, और अमेरिका का जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट तरह का है। वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता है, उसे लगता है कि वो अंकल सैम कोट एंड कोट वाला मामला उनका है। तो अगर खामनेई साहब सत्ता छोड़ नहीं रहे हैं, अमेरिका जिद छोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ से आप ईरान वॉर के एस्केलेशन को लेकर आप क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर? क्या होगा आखिर आगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ईरान में आंतरिक स्थितियां जो